ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तौसीक हैदर और मैं हूँ सबा मसूद और हम लेकर आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये ट्रेनिंग वीडियो। इस ट्रेनिंग वीडियो में आपको मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात के हवाले से कुछ अहम मालूमात दी जाएंगी और आप सब यानी कि पोलिंग स्टाफ को कुछ अहम नुकात भी मैं और सबा बताएंगे जिनका आपने ध्यान रखना है इंतखाबी अमल के दौरान। राइट तौसीक, मगर क्यों ना इस सारी तफसील से पहले हम अपने साथियों की मुलाकात पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से करवाएं और उनका पैगाम इन सबको सुनवाएं। जी हाँ बिल्कुल, तो इस तरबियती फिल्म के आगाज में आपको पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस इज्जत माब जनाब सरदार मोहम्मद रजा का पैगाम सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना और शफ़ाफ इनेकाद के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। ऐसा उसी सूरत में मुमकिन है जब प्रिज़ाइडिंग अफसरान और दीगर इंतखाबी अमला अपनी कानूनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी समझे और क़वायद के ऐन मुताबिक सर अंजाम दे। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले की तरबियत का जामे प्रोग्राम मुरतब किया है और इस हवाले से ये वीडियो तैयार की है जो कि इंतखाबी अमला, वोटर्स और दीगर शराकतकारों की रहनुमाई के लिए इंतहाई मुआविन साबित होगी। मुझे कवी उम्मीद है कि ये इक़दामात आपकी बहैसियत इंतखाबी अमला आला कारकर्दगी के ज़ामिन होंगे। इस इलेक्शन की कामयाबी आप सब के ताउन पर मुनहसर है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। शुक्रिया। जी जनाब, पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पैगाम आपने सुना और अब इस ट्रेनिंग फिल्म में मैं और सबा पहले हिस्से की जानिब बढ़ेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि पोलिंग का अमल होने से पहले आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पोलिंग स्टेशन का नाम क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पोलिंग स्टेशन का महल वकूअ क्या है और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आपका पोलिंग स्टेशन कितने फासले पर है। और इसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपके पोलिंग स्टेशन पर मुख्तलिफ सहूलियात जैसे कि पानी, बिजली, टॉयलेट, फर्नीचर, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं, और क्या आप अपने पोलिंग स्टाफ यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स, आप इन सबको जानते हैं कि नहीं। और इसके अलावा आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर के टेलीफोन नंबर भी मालूम होने चाहिए। बाकी पोलिंग स्टाफ के नंबर्स पास हों ये ज़रूरी है, चलें ये तो समझ आता है, लेकिन ये रिटर्निंग ऑफिसर का नंबर पास हो ये क्यों? इसलिए कि पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग का सामान लाजमी मौजूद होना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका रिटर्निंग ऑफिसर से राब्ता हो और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास रिटर्निंग ऑफिसर का टेलीफोन नंबर हो ताकि पोलिंग का सामान हासिल करने के दिन, वक्त और जगह के बारे में कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको रिटर्निंग ऑफिसर से उसके बारे में मालूमात हासिल हो सके और जब सामान वसूल करना हो तो इस सारे अमल में आपको कोई दिक्कत पेश ना आए। पोलिंग से एक दिन पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर से सामान हासिल करेगा। सामान हासिल करने के लिए रिटर्निंग ऑफिस में काउंटर्स मौजूद होंगे। अच्छा सबा, ये बताएं कि रिटर्निंग ऑफिस में क्या मर्द और खवातीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए अलग-अलग काउंटर बनाए जाएंगे? बिल्कुल तौसीक, मर्द और खवातीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए रिटर्निंग ऑफिस में अलग-अलग काउंटर्स मौजूद होंगे जहां से जाकर वो पोलिंग का मटीरियल आराम से हासिल कर सकते हैं। जी सबा, तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोलिंग का जो सामान आपने हासिल करना है उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। बैलेट बॉक्सेस, वोटिंग स्क्रीन्स, इंतखाबी सामान का खाकी रंग का बड़ा थैला जिसमें ये सामान मौजूद हो, मुख्तलिफ कैटेगरी की सीटों के लिए सर बमोहर बैलेट पेपर्स के थैले, प्लेकार्ड्स, मसलन पोलिंग स्टेशन में अंदर आने का रास्ता, बाहर जाने का रास्ता, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और वोट डालने की जगह वगैरह। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अहम कामों की फहरिस्त यानी चेकलिस्ट, पोलिंग स्टाफ के बैजेस, निशानों वाले चार्ट, वोटिंग के तरीक़ाकार के बारे में पोस्टर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए टेबल चार्ट, स्टेशनरी का सामान मसलन कागज, मोमबत्तियां, धागे, सुइयां, माचिस, सूतर का गोला, सेफ्टी पिन, आम पिन,
कार्बन पेपर और सील लगाने के लिए वैक्स, मखसूस कोड वाली और 9 खानों वाली मोहरें, पीतल की सील, अनमिट स्याही, मोहर पैड, बैलेट बॉक्स के लिए प्लास्टिक की सील्स, उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त, वोटर्स की तस्वीरों वाली इंतखाबी फहरिस्त, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिफाफे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ फॉर्म्स बशमूल गिनती के गोशवारे, स्टेटमेंट ऑफ द काउंट, बैलेट गिनती फॉर्म, बैलेट पेपर अकाउंट, टेंडर्ड और चैलेंज्ड वोटर फहरिस्त, लिस्ट ऑफ टेंडर्ड बैलेट पेपर्स एंड चैलेंज्ड वोट्स लिस्ट, मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात के इस्तेमाल करने के फॉर्म्स का रजिस्टर वगैरह, और हल्के स्लेटी रंग का थैला। पोलिंग स्टेशन रवाना होने से पहले तमाम सामान की मौजूदगी को यकीनी बनाएं और पैकिंग इनवॉइस पे दस्तखत करने के बाद इसकी कॉपी अपने पास संभाल लें। आपके दस्तखत इस बात को सबूत होंगे कि सारा सामान अब आपकी जिम्मेदारी है। साथियों, याद रहे कि वो थैले जिनमें बैलेट पेपर मौजूद हैं हरगिज न खोले जाएं, क्योंकि इन थैलों को पोलिंग के दिन खोला जाएगा। इसके अलावा एक और चीज भी आपने ज़हन में रखनी है कि अगर कोई भी शख्स आपके पोलिंग के सामान को चोरी करने की कोशिश करे या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या आपके काम में रुकावट डाले, तो आप फौरी तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर को इत्तला देंगे या पुलिस को इत्तला देंगे, इसलिए कि ऐसा करना कानूनन जुर्म है। तौसीक, ये बताएं कि क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सारे सामान के साथ कुछ पैसे भी दिए जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सबा, हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सामान के साथ कुछ पैसे भी मिलेंगे जो वो पोलिंग खत्म होने के बाद अपने पोलिंग स्टाफ पे तकसीम करेगा और कब्जुल वसूल पर स्टाफ के दस्तखत भी लेगा। लेकिन तौसीक, ये बताएं कि इतना भारी और हसास सामान लेके पोलिंग स्टेशन पहुंचेंगे कैसे? देखिए जनाब, रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की गाड़ी और उसमें मौजूद सामान की हिफाजत का बंदोबस्त करे। आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि अपने लिए मुख्तस की गई गाड़ी को ढूंढना है और जो मुंतखब किया गया रास्ता है उस पे सफर करते हुए पोलिंग स्टेशन सामान को लेकर जाना है। एक चीज और आपने ज़हन में रखनी है कि आपके पास रिटर्निंग ऑफिसर का और फोकल पर्सन का टेलीफोन नंबर मौजूद है। उनके साथ कोशिश करें कि राब्ते में रहे। रास्ते में कोई रुकावट आए या ताखीर हो रही हो तो उनको फौरी तौर पर इत्तला दें, और जब आप पोलिंग स्टेशन सामान लेके बाहिफाजत इंशाल्लाह पहुंच जाएं तो उसके बाद भी अपने रिटर्निंग ऑफिसर या फोकल पर्सन को टेलीफोन के जरिए इत्तला दें। याद रखें कि पोलिंग के सामान की हिफाजत अब आपकी जिम्मेदारी है। तौसीक, आपने बड़ी पते की बातें बताई, लेकिन मेरे पास कुछ सवाल हैं आपके लिए। पूछिए पूछिए, जरूर पूछिए। ये बताइए कि खवातीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इतना भारी सामान लेके कैसे जाएंगी? सवाल बहुत अच्छा आपका सवाल है। हर खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए एक नायब कासिद का इंतजाम किया गया है जो हर वक्त उनकी मदद के लिए मौजूद रहेगा। और क्या ये पोलिंग का जितना सामान है, क्या ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपने घर पे से रख सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पोलिंग का सामान अपने घर पे या किसी और जगह बिल्कुल नहीं रख सकते। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जल्द अज जल्द तयशुदा रास्ते पे सफर करते हुए पोलिंग के सामान को बाहिफाजत पोलिंग स्टेशन पहुंचाएं। तौसीक, एक आखिरी सवाल है मेरे पास। आखिरी होना चाहिए। बिल्कुल आखिरी सवाल है। ये बताइए कि जब पोलिंग का सामान निकले, सारा चेक होगा, सारा वहां पे खुलेगा पोलिंग स्टेशन में, वहां पर अगर कोई सामान में कुछ कमी हो जाए, कोई चीज ना हो, तो क्या होगा? बहुत अहम सवाल और बहुत अहम नुक्ता है। इसके लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चाहिए कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर से सामान वसूल करते वक्त अपने सामान को अच्छी तरह चेक कर लें, और अगर कोई चीज कम हो तो फौरन अपने रिटर्निंग ऑफिसर को या फोकल पर्सन से राब्ता करें। लेकिन फिर भी अगर पोलिंग वाले दिन कोई सामान कम है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर को बर वक्त इत्तला दे ताकि रिटर्निंग ऑफिसर मुताल्लिका सामान की फराहमी का इंतजाम करे। और इसी के साथ हमारे पहले चैप्टर का इख्तिताम होता है। हमने बात की पोलिंग की तैयारी के हवाले से और किन बातों का पोलिंग से पहले ख्याल रखना जरूरी है। और अब बढ़ते हैं अपनी इस ट्रेनिंग फिल्म यानी तरबियती फिल्म के दूसरे चैप्टर की जानिब और कुछ नई चीजें जानते और सीखते हैं। जी, तो अब हम अपने साथियों को बताएंगे कि पोलिंग के दिन पोलिंग स्टेशन का कयाम किस तरह मुमकिन बनाया जाए और इसके अलावा किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहले सबा जिस बात का हमें ख्याल और ध्यान रखना है वो ये है कि पोलिंग के दिन तमाम पोलिंग स्टाफ मुकर्ररा वक्त से कम अज कम 2 घंटे पहले पोलिंग स्टेशन पहुंचे ताकि पोलिंग का अमल शुरू होने से पहले कुछ जरूरी काम जो है वो बर वक्त किए जा सकें। और इसके अलावा एक और चीज जो हमने जहन में रखनी है वो ये कि पोलिंग इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर करदा वक्त यानी सुबह 7:30 बजे लाजमी शुरू की जानी चाहिए।
اور جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں پولنگ اسٹیشن کے قیام کے حوالے سے تو وہ اتنا زیادہ مشکل کام تو نہیں، ہاں جو پولنگ کا سامان اور مناسب جگہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا صبا، یہاں میں اپنے ساتھیوں کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ وہ پہلے سے اپنے ذہن میں پولنگ اسٹیشن کا نقشہ بنا لیں، ایسا نقشہ جس میں جگہ کا بہترین استعمال یقینی ہو، مثلاً ووٹر کے اندر آنے اور باہر جانے کے راستے مخصوص ہوں، اور اگر مردوں اور عورتوں کا ایک ہی پولنگ اسٹیشن ہے تو دونوں کے داخل ہونے کے اور باہر جانے کے راستے الگ الگ ہوں۔ پولنگ اسٹیشن میں میز اس ترتیب سے رکھیں کہ پولنگ سٹاف کے بیٹھنے کی جگہ، بیلٹ باکس اور ووٹنگ سکرین رکھنے کی مناسب جگہ موجود ہو۔ پولنگ ایجنٹوں کے لیے کرسیاں یا بینچ پولنگ آفیسر کی میز سے مناسب فاصلے پر رکھیں تاکہ وہ پولنگ آفیسر کو ووٹ کی تصدیق میں مدد دے سکیں اور ساتھ ہی پولنگ کے عمل کا مشاہدہ کر سکیں۔ بیلٹ پیپر پر مہر لگانے کے لیے ووٹنگ سکرین ایسی جگہ رکھیں جہاں سے کوئی بھی شخص ووٹر کو بیلٹ پیپر پر مہر لگاتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ بیلٹ باکس اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی نظروں کے سامنے ایسی جگہ رکھا جائے جہاں سے پولنگ ایجنٹ بھی بیلٹ باکس کو آسانی سے دیکھ سکیں۔ پوسٹر اور پلے کارڈز متعلقہ جگہوں پر لازمی لگائیں۔ یاد رہے کہ پریزائڈنگ آفیسر ہر مرحلے پر اہم کاموں کی فہرست یعنی چیک لسٹ میں متعلقہ کام انجام دینے کے بعد اسے ٹک کرے، کیونکہ یہ چیک لسٹ پریزائڈنگ آفیسر کو پولنگ کے اختتام پر ریٹرننگ آفیسر کو واپس کرنی ہوگی۔ ارے واہ توثیق، لگتا ہے آپ تو پوری تیاری کر کے آئے ہیں۔ تیاری کیوں نہ ہو بھائی، کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے مکمل تیاری ہونی چاہیے۔ تیاری تو میری بھی پوری ہے۔ اب میں کچھ معلومات انتخابی قوانین کی روشنی میں آپ کے ساتھ اور ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ توثیق، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پولنگ اسٹیشن میں مختلف لوگ کام کرتے ہیں۔ پریزائڈنگ آفیسر پولنگ اسٹیشن کا انچارج ہوگا اور ہر پولنگ بوتھ پر 2 اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز اور 1 پولنگ آفیسر تعینات کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولنگ اسٹیشن کے باہر سیکیورٹی اہلکار بھی موجود ہوں گے۔ صبا، یہ پولنگ ایجنٹ کا کیا کام ہوگا؟ پولنگ شروع ہونے سے پہلے سے لے کر اس کے اختتام تک پولنگ ایجنٹس موجود ہوں گے۔ یہ پولنگ ایجنٹس امیدواروں کی نمائندگی کرتے ہیں اور الیکشن کے عمل کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر یہ ووٹ ڈالنے والوں کی شناخت کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا صبا، ایک اور سوال ہے آپ کے لیے، اب میری باری ہے سوالوں کی۔ جی پوچھیں۔ سوال یہ ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر پولنگ ایجنٹ کی شناخت کیسے کرے گا؟ بالکل، پولنگ ایجنٹ پریزائڈنگ آفیسر کو متعلقہ امیدوار کی طرف سے جاری کردہ اختیار نامہ دکھائے گا۔ پریزائڈنگ آفیسر اس کا شناختی کارڈ چیک کر کے نام اور کوائف کی تصدیق کرے گا۔ اچھا صبا، اب ساتھیوں کو یہ بتائیے کہ انتخابی مبصرین کیا ہوتے ہیں اور ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ بالکل، انتخابی مبصرین بھی پولنگ کے عمل کے مشاہدے کے لیے آ سکتے ہیں۔ پریزائڈنگ آفیسر ان کے کوائف کی تصدیق کے بعد انہیں انتخابی عمل کے مشاہدے کی اجازت دے گا، لیکن وہ انتخابی عمل میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے اور نہ ہی بیلٹ پیپر کی سیکریسی یعنی خفیہ پن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اگر پولنگ سٹیشن پر کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس سے کیسے نمٹا جائے گا؟ کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے پولنگ سٹیشن کے باہر سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جائیں گے، جو کہ ضرورت پڑنے پر پریزائڈنگ آفیسر انہیں پولنگ سٹیشن کے اندر بلا سکتا ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر کو پورے پولنگ سٹیشن کے لیے ایک انتخابی فہرست ملتی ہے جس کو اس نے بوتھ کے مطابق تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ صبا، میں سوچ رہا تھا کہ کئی بار مردوں اور خواتین کے مشترکہ پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ مشترکہ پولنگ سٹیشن کی صورت میں اگر ایک پولنگ سٹیشن پر صرف 2 بوتھس ہیں تو ایک بوتھ مردوں کے لیے اور ایک بوتھ عورتوں کے لیے ہوگا، لہٰذا انتخابی فہرست کو مرد اور عورت کے حصے کے مطابق علیحدہ کر لیں۔ اگر مشترکہ پولنگ سٹیشن پر 4 بوتھس موجود ہیں تو 2 بوتھس مردوں کے لیے ہوں گے اور 2 بوتھ عورتوں کے لیے، اور اسی طرح سے انتخابی فہرستوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 2 مردوں کے لیے اور 2 عورتوں کے لیے۔ یاد رکھیں کہ انتخابی فہرستوں کو تقسیم کرتے وقت کسی بھی صفحے کو مت پھاڑیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ بیلٹ پیپرز کب اور کیسے تقسیم کرنے ہیں؟ پریزائڈنگ آفیسر بیلٹ پیپر کے تھیلوں کو پولنگ شروع کرنے سے کچھ دیر پہلے پولنگ عملے، پولنگ ایجنٹوں اور اس کے علاوہ اگر مبصرین یا امیدواروں میں سے کوئی بھی خود موجود ہوں تو ان کے سامنے کھولے گا۔
प्रिजाइडिंग ऑफिसर हर कैटेगरी की सीट के बैलेट बुक नंबर और बैलेट पेपर के सीरियल नंबर की तस्दीक करके उसे बैलेट पेपर अकाउंट पर लिखेगा। तस्दीक के बाद वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बैलेट पेपर्स की कॉपी उनके बूथ के लिहाज से देगा। इसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सरकारी कोड वाली मोहरें, स्टैम्प पैड, पेन, पैमाने और 9 खानों वाली मोहरें देगा, जबकि पोलिंग ऑफिसर्स को स्टैम्प पैड, पेन, पैमाने, अनमिट स्याही और तस्वीर वाली इंतखाबी फहरिस्तें देगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर खाली बैलेट बॉक्स पोलिंग एजेंटों और मुबस्सिरीन को दिखाएगा और फिर उसे सील कर देगा। अगर मुकर्ररा वक्त तक पोलिंग एजेंट ना पहुंचे तो फिर पोलिंग का टाइम क्या होगा? अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर करदा वक्त तक एजेंट मौजूद ना हो तो उनका इंतजार ना करे और सील पर दिए गए कोड को अपने पास नोट करके पोलिंग स्टाफ मुकर्रर वक्त पर पोलिंग शुरू करवा दे। याद रहे कि अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीमार हो जाए या किसी किस्म की इमरजेंसी सूरत हाल पैदा होने की वजह से वो पोलिंग स्टेशन वक्त पर ना पहुंच पाए तो सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारियां संभाल लेगा। तो साथियों, इसी के साथ हम अपनी इस तरबियती फिल्म के दूसरे चैप्टर के इख्तिताम तक पहुंचे। इस चैप्टर में हमने पोलिंग स्टेशन के क़याम के हवाले से कुछ अहम मालूमात और नुकात आप तक पहुंचाएं, जो मुझे यकीन है और उम्मीद है कि आपने गौर से सुने होंगे और नोट भी किए होंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की जानिब। साथियों, अब हम एक बहुत ही अहम चैप्टर का आगाज कर रहे हैं, जो कि है पोलिंग के तरीके कार के हवाले से, यानी पोलिंग प्रोसेस के बारे में। तौसीफ, चूंकि आप किसी इंसाइक्लोपीडिया से कम नहीं है, क्यों ना आप हमें बताएं कि पोलिंग प्रोसेस कैसे अमल में लाया जाता है? बहुत आसान है, लेकिन इसको गौर से सुनना है ताकि कोई भी पॉइंट, कोई भी नुक्ता आप मिस ना करें और पोलिंग का अमल बखैर खूबी सही और दुरुस्त तरीके से हो सके। पहली जो बुनियादी बात आपने साथियों ज़हन में रखनी है वो ये कि जो पोलिंग का अमल है, जिसका तरीकाकार है, वो बिल्कुल पिछले इलेक्शंस की तरह है। लेकिन अगर आप जरा तफसील से जानना चाहें तो इसके 5 मराहिल हैं। पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने के बाद पोलिंग ऑफिसर वोटर के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक करेगा। जिन वोटर्स की कौमी शनाख्ती कार्ड की मुद्दत खत्म हो चुकी है, यानी एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड हो, तो वो वोट दे सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि इसके लिए उनका अपना असल कौमी शनाख्ती कार्ड हो। शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी काबिल कबूल नहीं होगी। और मुताल्लिका कवायद की पड़ताल और तस्दीक के बाद पोलिंग ऑफिसर वोटर का नाम, सिलसिला नंबर बुलंद आवाज में पुकारेगा या पुकारेगी, ताकि पोलिंग एजेंट वोटर की शनाख्त के मुताल्लिक अपनी इंतखाबी फहरिस्त से तस्दीक कर सके। पोलिंग ऑफिसर के लिए जरूरी है कि वो अनमिट स्याही लगाने से पहले इस बात का इत्मीनान करे कि वोटर के अंगूठे पर किसी किस्म की स्याही का निशान न हो। पोलिंग ऑफिसर वोटर के दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून और जिल्द के जोड़ पर अनमिट स्याही का निशान लगाएगा और इंतखाबी फहरिस्तों से मुताल्लिका वोटर का नाम सीधी लाइन लगाकर काट देगा। लेकिन इससे पहले मर्द वोटर के बाएं अंगूठे और औरत वोटर के दाएं अंगूठे का निशान उस फहरिस्त पर उसके नाम के सामने लगवाएगा। अब बारी है दूसरे मरहले की। तो साथियों, दूसरे मरहले में वोटर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाकर बैलेट पेपर हासिल करेगा। म्युनिसिपल कमेटी के इंतखाबात में एक बैलेट पेपर, जबकि बाकी तमाम इंतखाबात में 2 बैलेट पेपर्स इस्तेमाल होंगे। जनरल काउंसिल के लिए सफेद रंग और चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के इंतखाबात के लिए नीला रंग इस्तेमाल होगा। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट पेपर के मुसन्ना को पुर करके वोटर के अंगूठे का निशान लेगा और मुसन्ना के सामने दस्तखत और मोहर लगाएगा। इसके अलावा बैलेट पेपर की पुश्त पर भी दस्तखत और मोहर लगाएगा। मोहर और दस्तखत के बगैर बैलेट पेपर को जाया समझा जाएगा। 2 बैलेट पेपर होने की सूरत में वोटर दूसरे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर से दूसरी कैटेगरी की सीट का बैलेट पेपर हासिल करेगा और दूसरा असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसी अमल को दोहराएगा और वोटर को सही वोट डालने का तरीकाकार भी बताएगा। याद रखें कि ये असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है कि वो हर बैलेट पेपर के मुसन्ना के तमाम कॉलम्स को पुर करके उस पर अपनी मोहर लगाएं और दस्तखत करें, और बैलेट पेपर की पुश्त पर भी मोहर लगाएं और दस्तखत करें। मुसन्ना को पूरी तरह पुर न करना और बैलेट पेपर की पुश्त पर मोहर न लगाना और दस्तखत न करना असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की गफलत है, जिससे वोटर का वोट जाया हो सकता है। और तीसरे मरहले में वोटर वोटिंग स्क्रीन के पीछे जाएगा और हर बैलेट पेपर पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने 9 खानों वाली मोहर लगाएगा।
इसी तरह चौथे मरहले में वोटर हर बैलेट पेपर को लंबाई के रुख तय करके बैलेट बॉक्स में डालेगा। इस तरह तय करने से न सिर्फ वोटर का वोट खुफिया रहता है, बल्कि इससे स्याही का निशान किसी दूसरे उम्मीदवार के नाम या इंतखाबी निशान पर भी नहीं लगेगा। पांचवा मरहला, इसके बाद वोटर बाहर जाने वाले दरवाजे से पोलिंग स्टेशन से बाहर चला जाएगा। याद रखें कि पोलिंग के दौरान खाने के वक्फे के लिए पोलिंग के अमल को रोका नहीं जाएगा। अलबत्ता पोलिंग स्टाफ बारी बारी जाकर खाना खा सकता है। तौसीक ये बताएं कि जाया शुदा बैलेट पेपर क्या होता है? ऐसा बैलेट पेपर जिस पर गलती से निशान लग जाए या फट जाए या इस तरह मस्ख हो जाए कि एक कारआमद बैलेट पेपर के तौर पर इस्तेमाल ना किया जा सकता हो, तो वो जाया शुदा या स्पॉइल्ड बैलेट पेपर कहलाता है। इस सूरत में कि अगर किसी वोटर से गलती से बैलेट पेपर खराब हो जाए और वो बैलेट पेपर दुरुस्त बैलेट पेपर के तौर पर शुमार ना किया जा सके और वोटर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से दूसरे बैलेट पेपर के लिए दरखास्त करे, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटर से जाया शुदा या स्पॉइल्ड बैलेट पेपर वापस लेगा। वोटर को जाया शुदा बैलेट पेपर ना ही साथ ले जाने दे और ना ही बैलेट बॉक्स में डालने दे। बैलेट पेपर पर लफ्ज कैंसिल्ड या मनसूख लिखे। काउंटर फाइल पर किए गए दस्तखतों के ऊपर लफ्ज कैंसिल्ड या मनसूख लिखे। जाया शुदा बैलेट पेपर को मुताल्लिका लिफाफे यानी ECP 5 में डाले। पहले बताए गए तरीके के मुताबिक वोटर को नया बैलेट पेपर जारी करे। अच्छा तौसीक ये बताएं कि ये स्ट्रे बैलेट पेपर ये क्या होता है? ऐसा बैलेट पेपर जो पोलिंग स्टाफ को पोलिंग स्टेशन के अंदर या इर्द गिर्द कहीं से मिले, इसे स्ट्रे बैलेट पेपर तस्वुर किया जाएगा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसको जाया शुदा बैलेट पेपर समझे। अच्छा, क्या तमाम रंगों के बैलेट पेपर्स एक ही बॉक्स में डाले जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सबा, तमाम रंगों के बैलेट पेपर्स एक ही बैलेट बॉक्स में डाले जाएंगे। और साथियों, अब मैं आपकी तवज्जो एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ दिलाना चाहूंगा, और वो ये कि पोलिंग के अमल के दौरान बाज़ औक़ात कोई नागुज़ीर सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। मसलन किस किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है? अगर कोई वोटर वोट डालने आए और उसके अंगूठे पर अनमिट स्याही का निशान ना हो, लेकिन इंतखाबी फहरिस्त में उसका नाम हज़्फ शुदा हो, जिससे यह जाहिर हो कि वोट पहले से डाला जा चुका है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटर की शनाख्त की तसल्ली के बाद उसे वोट का हक इस्तेमाल करने की इजाजत देगा या देगी। ऐसी सूरत में यह वोट टेंडर वोट कहलाएगा। यह अमल कुछ इस तरह होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजवजा फॉर्म 9 टेंडर वोटों की फहरिस्त यानी लिस्ट ऑफ टेंडर्ड बैलेट पेपर्स की कॉपी पर वोटर से मुताल्लिका तमाम मालूमात दर्ज करे और फॉर्म पर वोटर के दस्तखत हासिल करे या अंगूठे का निशान लगवाए। वोटर को मामूल के वोटिंग के अमल से गुजारा जाए। प्रिजाइडिंग अफसर इस बात को यकीनी बनाए कि वो टेंडर्ड बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में न डाले। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस वोट को मुकर्ररा लिफाफे यानी ECP 6 में रखे। क्या टेंडर्ड वोट्स को वोटों की गिनती में शामिल किया जाएगा? जी नहीं, टेंडर्ड वोट को वोटों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। ये महज एक बैलेट पेपर के तौर पर इस्तेमाल होगा और इसका गिनती के गोशवारे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। असल में ऐसी सूरत में जब एक वोटर आए और उसका नाम लिस्ट से खारिज कर दिया गया हो, तो किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए उसको ये हक दिया जाता है कि वो वोट डालने के अमल से गुजरे, लेकिन उसका बैलेट पेपर वोट कंसिडर नहीं होगा और न ही गिनती में शामिल होगा। तौसीक, आपको तमाम वोट्स के बारे में इतनी डिटेल से मालूम है कि आई एम श्योर हमारे साथी भी इससे मुस्तफीद हो रहे होंगे। अच्छा, ये बताएं कि चैलेंज्ड वोट्स क्या होते हैं? अगर कोई वोटर किसी पोलिंग स्टेशन में वोट डालने आए, उसके हाथ पर यानी उसके अंगूठे पर अनमिट स्याही का निशान ना हो, इंतखाबी फहरिस्त में उसका नाम भी मौजूद हो और हज़्फ शुदा भी ना हो, कोई भी एजेंट या उम्मीदवार किसी भी ऐसे शख्स के वोट को चैलेंज करने का हक रखता या हक रखती है, इसके बारे में इसको यकीन हो कि ये वोटर पहले भी वोट डाल चुका है या वो किसी और वोटर की जगह वोट डालने आया है या आई है। इस सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर दस्तयाब शवाहिद से ये इत्मीनान कर ले कि वो शख्स किसी और वोटर की जगह वोट नहीं डाल रहा। इस शख्स को किसी और की जगह वोट डालने का जुर्म और उसकी सजा से आगाह किया जाए। ये जानने के लिए कि वो शख्स किसी दूसरे का रूप धारने का मुर्तकब हुआ है, कोई भी फौरी दस्तयाब शहादत हासिल करे और उस शख्स को इस गलत हरकत के नताइज से आगाह करे। इस शख्स को वो चैलेंज शुदा वोटर समझे, चाहे उसे उसकी बेगुनाही का यकीन हो। चैलेंज करने वाले एजेंट या उम्मीदवार से प्रिजाइडिंग ऑफिसर 50 रुपए फीस वसूल करेगा और हाथ से लिखी हुई रसीद देगा।
मुजवजा फॉर्म 10 चैलेंज किए गए वोटों की फहरिस्त यानी चैलेंज्ड वोट्स लिस्ट पर वोटर के तमाम कवायद दर्ज करे और वोटर को उस वक्त तक पोलिंग स्टेशन से बाहर न जाने दे जब तक फॉर्म पर मतलूबा मालूमात दर्ज न कर ली जाएं। वोटर को मामूल की वोटिंग के अमल से गुजारा जाए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस वोट को मुकर्ररा लिफाफे यानी ECP 7 में रखे। चैलेंज शुदा वोट गिनती में शामिल किया जाएगा। तौसीक इसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि वो लोग जो किसी माजूरी की वजह से वोट ना डाल सकते हों, उन्हें वोट डालने के हक से महरूम नहीं रखा जा सकता, बल्कि उनका हक है कि उन्हें मददगार फराहम किया जाए, मगर इस मददगार का ताल्लुक किसी पार्टी, किसी पोलिंग एजेंट या पोलिंग अमले से ना हो। अच्छा ये बताइए सबा कि माजूरी किस किस्म की हो सकती है? ऐसा शख्स जो नाबीना हो या इस तरह से माजूर हो कि ना तो वो बैलेट पेपर पर मोहर लगा सकता हो और ना ही तो उसे बैलेट बॉक्स में डाल सकता हो। ऐसी सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चाहिए कि वो मदद के मुस्तहिक वोटर्स की हाथ से लिखी गई एक फहरिस्त बनाए अपने साथियों के साथ मिलकर। उस फहरिस्त में ये चीजें शामिल होनी चाहिए: वोटर का नाम और कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, वल्दियत, खुसूसी हालत मसलन नाबीना, हाथ का ना होना, सहारे के बगैर चल ना सकना वगैरह, मददगार का नाम और उसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, वोटर से रिश्ता। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस बात का अच्छी तरह से इत्मीनान कर ले कि वोटर का मददगार उसके लिए काबिले भरोसा है। मददगार की शनाख्त के लिए उसका शनाख्ती कार्ड तलब किया जा सकता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मददगार को हिदायत करे कि वो वोटर की मर्जी के मुताबिक उसकी मदद करे। अगर वोट पर मोहर लगाना मकसूद हो तो वो वोटर की मर्जी के मुताबिक बैलेट पेपर्स पर मोहर लगाए और वो किसी भी सूरत किसी को ये ना बताए कि वोटर ने किस उम्मीदवार के हक में वोट डाला है। हामला औरतों, बीमारों और बुजुर्ग अफराद को वोट डालने का तरजीहन मौका दिया जाएगा। सबा क्या पोलिंग का अमला किसी माजूर वोटर को वोट डालने में मदद दे सकता है? हरगिज नहीं। पोलिंग का अमला किसी भी माजूर वोटर को वोट डालने में मदद नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, उसका वोट तरजीही बुनियादों पर डलवा सकता है। पोलिंग का वक्त खत्म होने से 5 मिनट पहले यानी 5:30 बजने से 5 मिनट पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ऐलान करना चाहिए कि पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। तौसीक ये भी बताएं कि क्या पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद भी क्या कोई वोटर वोट डाल सकता है? पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद सिर्फ वही वोटर्स वोट डाल सकते हैं जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हो। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद किसी भी वोटर को पोलिंग स्टेशन में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। आखिरी वोटर के वोट डालने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटिंग के अमल को बंद करके बैलेट बॉक्स को 5वीं सील लगाएगा। तो साथियों, इसी के साथ हमारे एक बहुत अहम चैप्टर यानी पोलिंग प्रोसेस का इख्तिताम हुआ। मुझे उम्मीद है कि हमारी बताई गई इन तमाम बातों पे आप अमल करेंगे और इस आसान से मरहले को समझ लेंगे। तो फिर आगे बढ़े? बिल्कुल, क्योंकि आने वाला अगला मरहला बहुत ही अहम और हसास है। इस मरहले में हम बात करेंगे वोटों की गिनती और नताइज के बारे में। ये एक काबिले गौर मरहला है। जी हाँ, पोलिंग के बाद वोटों की गिनती शुरू होती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक कुशादा और महफूज कमरे में गिनती के लिए मुनासिब जगह बनाए। तमाम पोलिंग बूथ से बैलेट बॉक्सेस इस महफूज जगह पर मुंतकिल करे और इस पर लगाई गई सील्स के नंबर पोलिंग एजेंट्स और मुबस्सरीन को पोलिंग शुरू होने से पहले नोट किए गए नंबरों से मवाजना करने के लिए कहे। गिनती का अमल शुरू करने से कबल बैलेट बॉक्स की सील तोड़ने के लिए इसका फालतू हिस्सा ऊपर से पकड़कर मुखालिफ समत में खींचे। अगर सील तोड़ने में कोई मुश्किल हो तो कैंची की मदद से सील का मरकजी हिस्सा काट ले। ये बताएं कि वोटों की गिनती का इनेकाद कैसे होगा? पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के फौरन बाद वोटों की गिनती की तैयारी की जाती है, क्योंकि गिनती का अमल प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए एक अहम और हसास मराहिल में से एक है। गिनती के अमल को खुश उसलूबी और मौसर अंदाज में सरअंजाम देने के लिए प्रिजाइडिंग अफसर इन मराहिल पर अमल करे। पहला मरहला गिनती की तैयारी। दूसरा मरहला हर कैटेगरी के लिहाज से वोटों को अलहदा सेग्रीगेट करना। तीसरा मरहला हर एक कैटेगरी में शामिल हर एक उम्मीदवार के लिहाज से वोटों की गिनती करना। चौथा मरहला बैलेट पेपर्स को संभालना। पांचवा मरहला गिनती का गोशवारा और बैलेट पेपर के हिसाब का गोशवारा तैयार करना। इन पांचों मरहलों की तफसील कुछ इस तरह से है। पहला मरहला गिनती की तैयारी।
तमाम बैलेट बॉक्सेस की सीलें तोड़कर इनसे तमाम वोट निकालकर सबको एक जगह इकट्ठा कर लें। सारे बैलेट बॉक्सेस से निकले हुए तमाम वोटों को गिने और इस तादाद को एक सादा कागज पर नोट कर लें। मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की सूरत में मर्द और खवातीन वोटर्स की तादाद अलग अलग दरकार होगी। चुनांचे इस सूरत में मर्द और खवातीन वोटर्स के एदाद और शुमार ऐसे हासिल किए जा सकते हैं। मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की सूरत में मर्द और खवातीन के पोलिंग बूथ पर रखे गए बैलेट बॉक्सेस में मौजूद वोटों को अलहदा-अलहदा गिन लें और वोटों की तादाद नोट करें। या फिर अगर पोलिंग स्टेशन पर मुख्तसदा वोटों में मर्द और खवातीन दोनों किस्म के वोटरों की तादाद शामिल हो तो इस सूरत में खवातीन पोलिंग बूथ पर इस्तेमाल शुदा इस कैटेगरी की तमाम बैलेट पेपर बुक्स के जारी करदा बैलेट पेपर्स के काउंटर फॉइल की तादाद को गिन लें जिन पर बैलेट पेपर जारी किया गया है। इस तादाद में ऐसे बैलेट पेपर जिनको किसी भी वजह से कैंसिल या टेंडर किया गया हो उनके काउंटर फॉइल की तादाद को इस गिनती में शामिल ना करें। तमाम जारी शुदा बैलेट पेपरों के लिहाज से हासिल शुदा काउंटर फॉइल्स खवातीन वोटर्स की तादाद को जाहिर करेगी, लिहाजा इस तादाद को नोट कर लें। इसी तरह मर्दाना पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों की तादाद गिनकर नोट कर लें। दूसरा मरहला, कैटेगरी के लिहाज से वोट अलहदा-अलहदा करना। यूनियन काउंसिल में सीटों की कैटेगरी के लिहाज से वोटिंग की सूरत में पोलिंग अमले की मदद से अब तमाम वोटों को हर कैटेगरी के लिहाज से अलहदा-अलहदा करें। इस तरह दो मुख्तलिफ कैटेगरी के वोट अलहदा-अलहदा हो जाएंगे। अब हर कैटेगरी के लिहाज से हासिल शुदा वोटों की तादाद को बारी बारी गिन लें और साथ साथ कैटेगरी के लिहाज से होने वाले वोटों की तादाद को सादा कागज पर नोट करते जाएं। जब हर कैटेगरी के लिहाज से वोटों की तादाद नोट हो जाए तो इन्हें जमा कर लें। इस मजमूए को तैयारी के मराहिल में बताए हुए हासिल शुदा वोटों के मजमूए से मवाजना करें। अगर दोनों मरहलों के मजमूए में कोई फर्क नहीं तो ये इस बात का इत्मीनान है कि तमाम बैलेट बॉक्सेस से निकले हुए वोटों को हर कैटेगरी के लिहाज से अलहदा-अलहदा किया जा चुका है। म्युनिसिपल कमेटी की जनरल सीट के लिहाज से वोटिंग की सूरत में याद रहे कि म्युनिसिपल कमेटी के लिए बराह रास्त इलेक्शन सिर्फ जनरल सीट की कैटेगरी के लिए है, इसलिए बैलेट बॉक्स में से निकलने वाले तमाम बैलेट पेपर्स एक ही कैटेगरी के लिए होंगे। तीसरा मरहला, हर कैटेगरी में शामिल हर एक उम्मीदवार के लिहाज से वोटों की गिनती करना। यूनियन काउंसिल की सीटों के लिहाज से वोटिंग की सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दो मुख्तलिफ कैटेगरीज में शामिल हर उम्मीदवार के लिहाज से वोटों की गिनती करनी है। दूसरे मरहले के इख्तिताम तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास दो मुख्तलिफ कैटेगरीज के वोट अलहदा-अलहदा पड़े हुए हैं। एक वक्त में किसी एक कैटेगरी में शामिल तमाम उम्मीदवारों के लिहाज से वोटों की गिनती की जाएगी। यहाँ मिसाल के तौर पर पहले यूनियन काउंसिल की कैटेगरी यानी जनरल सीट के हवाले से हर उम्मीदवार के वोटों की गिनती का अमल बताया जा रहा है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग अमले की मदद से यूनियन काउंसिल की कैटेगरी यानी जनरल सीट के लिए अलहदा किए गए वोटों को उठाए और ये काम सरअंजाम दे, जैसे कि वोटों को गिनती में शामिल या खारिज करने के हवाले से हर बैलेट पेपर का सही तरीके से मुआयना करें। गिनती से खारिज शुदा वोटों को अलहदा रखते जाएं ताकि हर बैलेट पेपर का मुआयना मुकम्मल हो जाए। हासिल शुदा तादाद को साफ कागज पर लिख लें। ये मजमुआ गिनती के गोशवारा यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट के हिस्सा 2 के जुज 2 यानी सब पॉइंट 2 में लिखने के लिए हासिल किया गया है। अब गिनती में शामिल दुरुस्त वोटों को हर उम्मीदवार के लिहाज से अलहदा-अलहदा कर लें और हर एक उम्मीदवार के लिहाज से गिनती में शामिल वोटों का मजमुआ एक अलहदा साफ कागज पर लिख लें। इस तरह गिनती के गोशवारा यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट में मौजूद कॉलम नंबर 4 को पुर करने के लिए भी एदाद और शुमार तैयार किए जा चुके हैं। इस कैटेगरी के लिहाज से तमाम चैलेंज शुदा बैलेट पेपर्स को लिफाफा ECP 7 से निकालकर गिनती में शामिल या खारिज करने के हवाले से हर सही तरीके से मुआयना करें। गिनती में शामिल होने वाले वोटों को उम्मीदवारों के लिहाज से अलहदा करें। हर एक उम्मीदवार के लिहाज से गिनती में शामिल वोटों के मजमुए के सामने तादाद भी लिख दें। इसी तरह गिनती के गोशवारा यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट में मौजूद कॉलम नंबर 5 को पुर करें। गिनती से खारिज होने वाले वोटों की कुल तादाद को सादा कागज पर नोट करें। अब इस कैटेगरी के लिहाज से तमाम चैलेंज शुदा बैलेट पेपर्स को यानी वो जो गिनती में शामिल किए गए और वो जो गिनती से खारिज शुदा हुए, इन तमाम को वापस लिफाफा ECP 7 में रखें।
चौथा मरहला बैलेट पेपर्स को संभालना। हर उम्मीदवार के हासिल करदा वोटों को अलहदा लिफाफा ECP 1 में रखें। याद रहे कि वो तमाम उम्मीदवार जिन्होंने कोई एक वोट भी हासिल किया हो, उन सब के लिए अलहदा लिफाफा ECP 1 तैयार होगा। गिनती से खारिज शुदा तमाम वोटों को लिफाफा ECP 2 में रखें। तमाम ECP 1 लिफाफे और ECP 2 को बड़े लिफाफे ECP 3 में डाल दें। पांचवा मरहला गिनती का गोशवारा यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट और बैलेट पेपर के हिसाब का गोशवारा यानी बैलेट पेपर अकाउंट तैयार करना। सादा कागज पर तैयार किए गए एदाद शुमार की मदद से हर कैटेगरी के लिए गिनती का गोशवारा फॉर्म 11 यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट तैयार करें। गिनती के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए पोलिंग स्टेशन पर मौजूद पोलिंग एजेंट और मुबस्सिरीन को गिनती के अमल का मुशाहिदा करने की इजाजत दें। अच्छा सवाल ये बताइए, ये गिनती से खारिज शुदा वोट कौन से होते हैं? ऐसे बैलेट पेपर्स जिनकी पुश्त पर सरकारी निशान यानी ऑफिशियल कोड मार्क ना हो और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत ना हो, जो सरकारी बैलेट पेपर ना हो, जिस बैलेट पेपर पर 9 खानों वाली मोहर के अलावा कोई और निशान हो, जिस बैलेट पेपर के साथ कोई कागज या कोई और चीज मुंसलिक हो, जिस बैलेट पेपर पर मोहर का निशान ना हो या एक से ज्यादा उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानों पर मोहर लगी हो, जिस बैलेट पेपर पर मोहर इस अंदाज से लगाई गई हो कि जिससे ये तयन ही ना हो सके कि किस उम्मीदवार के हक में लगाई गई है। गिनती से खारिज शुदा वोट अलग करने के बाद दुरुस्त वोटों की गिनती की जाएगी और उसे गिनती के गोशवारे यानी स्टेटमेंट ऑफ काउंट में दाखिल किया जाएगा। इसके बाद उन्हें हर उम्मीदवार के लिहाज से अलहदा पैकेट्स में रखा जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि दुरुस्त वोट कौन से होते हैं? ऐसे तमाम बैलेट पेपर्स जिन पर वोटर ने वाज़ेह तौर पर किसी उम्मीदवार या निशान के सामने 9 खानों वाली मोहर लगाई हो। इसके अलावा ऐसे बैलेट पेपर जिन पर ज्यादा रोशनाई लगी हो या गलत तरीके से तय करने पर मोहर की स्याही का अक्स किसी दूसरे उम्मीदवार के निशान पर लग गया हो, लेकिन इससे ये वाज़ेह हो कि मोहर का निशान किसी खास उम्मीदवार के निशान पर लगाया गया है। जिस बैलेट पेपर पर मोहर 2 उम्मीदवारों के दरमियान लगाई गई हो, लेकिन किसी एक उम्मीदवार के निशान पर मोहर का ज्यादा हिस्सा हो, तो वो वोट उस उम्मीदवार की गिनती में शामिल किया जाएगा। जिस बैलेट पेपर पर एक ही उम्मीदवार के निशान पर एक से ज्यादा बार मोहर लगाई गई हो। गिनती के गोशवारे यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट का फॉर्म 11 और बैलेट पेपर हिसाब के गोशवारे यानी बैलेट पेपर अकाउंट फॉर्म 12 को मुकम्मल करने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्मों पर दस्तखत करेगा और वहां मौजूद पोलिंग एजेंट्स के भी दस्तखत लेगा। हर सीट की कैटेगरी के लिए अलहदा यही तरीकेकार मुकम्मल किया जाएगा। हर पोलिंग एजेंट के लिए गिनती के गोशवारों यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट की कॉपियां बनवाएं और गिनती के गोशवारे यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट की एक कॉपी ECP के लिफाफा 12 में और बैलेट पेपर के हिसाब यानी बैलेट पेपर अकाउंट की एक कॉपी ECP के लिफाफा 13 में रखकर दोनों लिफाफों को सील किया जाएगा और उन्हें कैटेगरी के हिसाब से बैलेट पेपर वाले बैग में रखा जाएगा। गिनती के गोशवारे यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट और बैलेट पेपर हिसाब यानी बैलेट पेपर अकाउंट की असल यानी ओरिजिनल कॉपी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अहम कामों की फहरिस्त यानी चेकलिस्ट टैम्पर एविडेंट बैग में बंद करके रिटर्निंग ऑफिसर को बाय हैंड दी जाएगी। गिनती के गोशवारे यानी स्टेटमेंट ऑफ द काउंट की कॉपी पोलिंग एजेंट्स को दी जाएगी और पोलिंग स्टेशन के बाहर चस्पा भी की जाएगी। याद रखें कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट और अमले के सामने नतीजे का बुलंद आवाज में ऐलान भी करेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन दोनों फॉर्म्स की कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए भी रखेगा। तमाम फॉर्म्स और गोशवारे मुतल्लिका लिफाफों में रखकर उन्हें पीतल की सील से बंद किया जाएगा। जी तो साथियों, हमने अभी तक आपको पोलिंग से पहले पोलिंग मटेरियल हासिल करने के बारे में बताया। फिर तौसीक ने आपको बताया कि किस तरह से पोलिंग स्टेशन को तरतीब देना है।
اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ بیلٹ پیپرز کس طرح سے بانٹنے ہیں. پھر ہم نے بات کی کہ جو پولنگ سٹیشن ہے اس کو کس طرح سے اس کا قیام میں لا کے پولنگ کے عمل کو کس طرح جاری کیا جائے, اور پورے دن میں کون سی چیزیں ہیں, کون سے نکات ہیں جن کو آپ نے ایک پریزائڈنگ آفیسر یا پولنگ سٹاف کی حیثیت سے ذہن میں رکھنا ہے. خاص طور پہ صبح ہم نے بات کی کہ معذور افراد, نابینا افراد, حاملہ خواتین, وہ لوگ جو چل نہیں سکتے یا ایک ہاتھ یا ایک ٹانگ سے معذور ہیں یا بہت ضعیف ہیں, ان کو کس طرح سے ووٹ ڈالنے کے لیے ترجیح دینی ہے. بالکل, اور کیا کیا آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس پورے پروسیس کے حوالے سے وہ بھی آپ کو بتایا. توثیق, آئی تھنک اب کچھ رہ نہیں گیا ہے, سب ہم نے بتا دیا. سب بتا دیا, لیکن ابھی ایک دو مراحل ہیں بہت اہم صبا جو ہم نے کور کرنے. کون سے بتائیں؟ وہ یہ ہے جناب کہ اب یہ جو پورا گنتی کے بعد ہمارے پاس سامان ہے, بیلٹ پیپرز ہیں, دوسرا پولنگ کا میٹیریل اور سامان ہے, اس کو کس طرح سے ہم نے پیک کرنا ہے اور کس طرح سے واپس ریٹرننگ آفس میں جا کے جمع کرانا ہے, وہ بھی باحفاظت طریقے سے. یقیناً. اور اب سلسلہ ہے سامان کو پیک کرنے کا. اس کو باحفاظت ایک خاص طریقے کے مطابق پیک کرنا ہے. کچھ سامان ریکارڈ کے لیے رکھ لیا جائے گا اور کچھ آئندہ آنے والے انتخابات میں استعمال ہوگا. توثیق, اس تمام سامان کو پیک کیا کیسے جائے گا؟ جی ہاں, سامان کا کچھ حصہ ساتھیوں لفافوں میں اور کچھ حصہ تھیلوں میں پیک کیا جائے گا. لفافوں میں ڈالے جانے والے سامان کی تفصیل یہ ہے. ECP1, اس میں ہر امیدوار کے حاصل شدہ ووٹ ڈالیں. ECP2, اس میں گنتی سے خارج شدہ بیلٹ پیپر ڈالیں. ECP3, اس میں ECP1 اور ECP2 لفافے ڈالیں. ECP4, اس میں غیر استعمال شدہ بیلٹ پیپرز ڈالیں. ECP5, اس میں ضائع شدہ بیلٹ پیپرز ڈالیں. ECP6, اس میں ٹینڈرڈ ووٹ ڈالیں. ECP7, اس میں چیلنج شدہ ووٹ ڈالیں. ECP8, اس میں انتخابی فہرستیں ڈالیں. ECP9, اس میں استعمال شدہ بیلٹ پیپرز کے مصنع یعنی کاؤنٹر فوائلز ڈالیں. ECP10, اس میں ٹینڈرڈ ووٹوں کی فہرست ڈالیں. ECP11, اس میں چیلنج شدہ ووٹوں کی فہرست ڈالیں. ECP12, اس میں گنتی کے گوشوارے یعنی اسٹیٹمنٹ آف دا کاؤنٹ کی کاپی ڈالیں. ECP13, اس میں بیلٹ پیپر کے حساب کے گوشوارے یعنی بیلٹ پیپر اکاؤنٹ کی کاپی ڈالیں. ECP14, اس میں متفرق کاغذات ڈالیں. اور ECP15, اس میں پیتل کی مہر ڈالیں. تمام انتخابی سامان اور لفافوں کو 3 طرح کے تھیلوں میں پیک کیا جائے گا. نیلے تھیلے میں یونین کاؤنسل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین سے متعلقہ لفافے یعنی ECP3, ECP4, ECP5, ECP6, ECP7, ECP9, ECP12 اور ECP13 رکھے جائیں گے. سفید تھیلے میں جنرل ممبر سے متعلقہ لفافے یعنی ECP3, ECP4, ECP5, ECP6, ECP7, ECP9, ECP12 اور ECP13 رکھے جائیں گے. خاکی رنگ کے بڑے تھیلے میں سرب مہر چھوٹے نیلے اور سفید تھیلے بشمول ECP8, ECP10, ECP11 اور ECP14 رکھے جائیں گے. سرمئی رنگ کے بڑے تھیلے میں باقی بچ جانے والا سامان یعنی تمام قسم کی مہریں, غیر استعمال شدہ انمٹ سیاہی, اسٹیمپ پیڈز, غیر استعمال شدہ اسٹیشنری, غیر استعمال شدہ لفافے اور فارمز, غیر استعمال شدہ پوسٹرز اور استعمال شدہ سیلیں رکھی جائیں گی. پریزائڈنگ آفیسر سامان کی ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کو روانگی کے وقت کے بارے میں فوکل پرسن کو بتائے گا. یاد رہے کہ سامان کی روانگی سخت سیکیورٹی میں کی جائے گی. اس کے علاوہ پریزائڈنگ آفیسر کو اہم کاموں کی فہرست یعنی چیک لسٹ برائے پریزائڈنگ آفیسر دی جائے گی. پریزائڈنگ آفیسر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہوئے اسے ٹک کر دے گا. تو ساتھیوں, اب میں یہ بتاؤں گی کہ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر پہنچنے کے بعد پریزائڈنگ آفیسر یہ سارا سامان واپس کرے گا. تمام سیٹ کیٹیگریز کے گنتی کے گوشوارے یعنی اسٹیٹمنٹ آف دا کاؤنٹ اور بیلٹ پیپر حساب یعنی بیلٹ پیپر اکاؤنٹ, قبض الوصول, پیتل کی سیل, ووٹنگ سکرین, بیلٹ باکس, حساس اور غیر حساس سامان پر مشتمل دونوں بیگ اور ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں سیل شدہ اسٹیٹمنٹ آف دا کاؤنٹ یعنی گنتی کا گوشوارہ, بیلٹ پیپر کے حساب کا گوشوارہ یعنی بیلٹ پیپر اکاؤنٹ اور چیک لسٹ, یہ سب ریٹرننگ آفیسر کو بائی ہینڈ دی جائے گی. ریٹرننگ آفیسر پریزائڈنگ آفیسر سے گنتی کے گوشوارے یعنی اسٹیٹمنٹ آف دا کاؤنٹ وصول کرتے وقت اسے چیک کرے گا تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ بعد میں پیش نہ آئے. اس بات کو یقینی بنانے کے بعد پریزائڈنگ آفیسر کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے.
ساتھیوں جاتے جاتے میں آپ کو پریزائڈنگ آفیسرز کے کچھ خاص اختیارات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو انہیں اس خاص عمل کے لیے یعنی کہ الیکشنز کے لیے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان دیتا ہے اور یہ اختیارات میجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات ہوتے ہیں جو الیکشن سے ایک دن پہلے سے لے کر ایک دن بعد تک ان کے پاس رہتے ہیں اور اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ساتھیوں ہوتا یہ ہے کہ اگر پولنگ سٹیشن کے اندر یا پولنگ سٹیشن کے ارد گرد پریزائڈنگ آفیسر کوئی غیر قانونی حرکت ہوتے ہوئے دیکھے اگر بیلٹ باکس یا بیلٹ پیپرز کو چرانے کی کوشش کی جا رہی ہو یا ووٹرز کو نمائندے خود یا ان کے حمایتی ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو پریزائڈنگ آفیسر میجسٹریٹ کے درجہ اول کے اختیارات رکھتا ہے اور وہ اسی جگہ پہ سمری ٹرائل بھی کر سکتا ہے اور توثیق اگر پریزائڈنگ آفیسر کے پاس اختیارات ہوں تو وہ کس قسم کی سرگرمیوں پر کارروائی کر سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص انتخابی عمل کے دوران کسی سرکاری افسر کی مدد لیتا ہے یا کسی امیدوار کے جیتنے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے غیر قانونی طریقے سے ووٹ ڈالتا ہے یا ایک سے زیادہ مرتبہ ووٹ ڈالتا ہے بیلٹ پیپر چوری کرتا ہے انتخابی سامان کو نقصان پہنچاتا ہے کسی کو ووٹ ڈالنے سے روکتا ہے پولنگ سٹیشن کے 200 میٹر کے اندر کسی امیدوار کے لیے ووٹ مانگتا ہے گراموفون میگا فون یا لاؤڈ سپیکر استعمال کرتا ہے تاکہ اس کی آواز پولنگ سٹیشن تک سنی جا سکے کسی شخص کے ووٹ ڈالنے کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے یا پریزائڈنگ آفیسر پولنگ آفیسر یا عملے کے کسی دوسرے فرد کے کام میں مداخلت کرتا ہے جان بوجھ کر بیلٹ پیپر کو نقصان پہنچاتا ہے بیلٹ باکس سے بیلٹ پیپر نکالتا ہے یا بیلٹ باکس میں کوئی اور بیلٹ پیپر ڈالتا ہے جو قانوناً درست نہ ہو کسی اختیار کے بغیر کسی شخص کو بیلٹ پیپر دیتا ہے بیلٹ باکس یا ان کے پیکٹ کو کھولتا ہے یا کوئی سیل توڑتا ہے ووٹنگ کے عمل کے ختم ہونے کے بعد کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے یا اس کو روکنے کے لیے تاخیری حربے استعمال کرتا ہے ووٹ ڈالتے وقت کسی ووٹر کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے یا اس کے کام میں مداخلت کرتا ہے اچھا توثیق یہ بتائیں کہ یہ سمری ٹرائل کیا ہے؟ سمری ٹرائل سے مراد ہے کہ کسی روایتی یا طویل طریقہ کار مثلاً تفتیش کرنے جرح کرنے یا شہادتوں کے بغیر فوری طور پر فیصلہ سنایا جائے ضابطہ فوجداری 1898 کے تحت میجسٹریٹ سمری ٹرائل کے بعد کسی کیس کا فیصلہ سنا سکتا ہے اور پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ مجریہ 2013 کے باب پنجم میں بیان کردہ تمام جرائم ماں سوائے دفعہ 47 میں بیان کیے گئے جرائم کے ارتکاب کے خلاف میجسٹریٹ کے اختیارات استعمال کیے جا سکتے ہیں توثیق یہ بتائیں کہ سمری ٹرائل کی بات ہو رہی ہے تو کیا سمری ٹرائل کا کوئی طریقہ کار بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں صبا سمری ٹرائل کا طریقہ کار بہت آسان اور سہل ہوتا ہے پہلی بات تو یہ اس میں ثبوت ریکارڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں باقاعدہ فرد جرم عائد نہیں ہوتا جرم کی نوعیت کے مطابق پریزائڈنگ آفیسر یا کوئی بھی شخص جس کو یہ اختیارات دیے گئے ہوں سزا دے سکتا ہے میجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات استعمال کرنے کے لیے فارمز کے رجسٹر میں ضروری مندرجات کو پریزائڈنگ آفیسر مکمل طور پر پر کرے گا اور اس پر دستخط کر کے ملزم کو پولیس یا سیکیورٹی اہلکاروں کے حوالے کرے گا تو اب ہم اپنے ساتھیوں سے چاہیں گے اجازت اور بتائیں گے کہ کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے پولنگ سے ایک دن پہلے ریٹرننگ آفیسر سے سامان وصول کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ سامان پیکنگ انوائس کے مطابق ہے اور اس انوائس کی کاپی آپ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں یہ بھی یاد رہے کہ اس تمام انتخابی سامان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے پولنگ شروع ہونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے پولنگ سٹیشن کو قائم کرنا اور پولنگ کے عملے اور سیکیورٹی اہلکاروں کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا پولنگ کا وقت ختم ہونے تک پولنگ سٹیشن میں موجود تمام لوگوں کو ووٹ ڈالنے دینا بیلٹ پیپرز کا معائنہ کر کے ان کی گنتی کرنا یاد رہے کہ بیلٹ پیپرز کے حساب اور گنتی کے گوشواروں کی وافر مقدار میں کاپیاں بنانا ضروری ہے تمام فارمز کو دوبارہ چیک کرنا ان پر دستخط کرنا اور ان کو متعلقہ لفافوں میں ڈالنا الیکشن کے سامان کو پولنگ مٹیریل کے بیگز میں ڈالنا اور اس کو پیتل کی سیل سے سیل کرنا یاد رکھیں کہ فارمز اور سامان کو باحفاظت ریٹرننگ آفیسر کے دفتر تک پہنچایا جائے کسی قسم کی مدد یا مزید معلومات کے لیے پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران ٹریننگ کے دوران فراہم کی گئی ہینڈ بک برائے پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران لوکل گورنمنٹ الیکشنز پنجاب 2015 کا مطالعہ کریں تو ساتھیوں اسی کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تیار کی گئی اور پیش کی گئی اس ٹریننگ فلم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا میں صبا مسعود اور توثیق حیدر اب لیں گے آپ سے اجازت اس امید کے ساتھ کہ آج ہم نے جتنے بھی رکاوٹ اٹھائے جو بھی معلومات آپ تک پہنچائیں وہ نہ صرف آپ نے سنی سمجھی بلکہ ان پر عمل بھی کریں گے
खुदा हाफिज।